CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के मशहूर फिल्मसाज सैयद नूर। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े शबाब स्टूडियो के नाम से मशहूर पैरागॉन एकेडमी गए, जहां उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। सैयद गुलाम मुहिउद्दीन नूर साहब, कैसे हैं आप? जी बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। पहली बार किसी ने इंटरव्यू की शुरुआत में मेरा कंप्लीट नाम जो है वो लिया है। क्या फिल्मी सितारों की तरह आपको भी मुख्तसर नाम रखने का मशवरा दिया गया था? नहीं, मशवरा नहीं दिया गया था। जब मैं पढ़ता था और जर्नलिज्म में इन्वॉल्व था कोहिस्तान में, कोहिस्तान अखबार में, तो मैं कंप्लीट लिखता था सैयद गुलाम मुहिउद्दीन नूर। तब फिल्म में आया तो मैंने उसको चाहा कि इसको मुख्तसर कर दिया जाए, और वो लगा भी फिर बहुत अच्छा, सैयद नूर सब ने बहुत पसंद किया। हालांकि किसी ने कहा नहीं मुझे। आपको 17 इम्तियाज़, 24 निगार अवार्ड समेत बेशुमार दूसरे अवार्ड मिल चुके हैं। इतने तो किसी हीरो के पास भी नहीं होंगे। इनमें से किस अवार्ड को अपने लिए रिवॉर्ड समझते हैं? अवाम का अवार्ड। देखिए, ये बेशक एक इज़्ज़त अफजाई है, आप पे एक जिम्मेदारी डालता है। ये अवार्ड जो है अच्छा काम करने के लिए आपको मजबूर करता है, लेकिन असल अवार्ड तो आवाम का है, जिन्होंने मेरी फिल्मों को देखा, उनको कामयाब बनाया, तो फिर ये अवार्ड मिले। आपके मिजाज में बड़ा ठहराव और शाइस्तगी है। लगता नहीं कि आपने ज़िंदगी में कभी कोई बगावत की होगी? नहीं, बगावत तो की बगावत तो की है अपने ख़ानदान में और अपने सिलसिले में जो हमारा चला आ रहा है। हमारा सिलसिला यही रहा है कि हम पीरी मुरीदी करें, दाढ़ियाँ रखें और जाएं गांव-गांव जाके तबलीग करें। तो उससे मैंने बगावत की। मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, जिसका बहुत सारा मलाल रहा होगा। बज़ाहिर तो नहीं मेरे ख़ानदान वालों ने किया, लेकिन बज़ाहिर नहीं किया, लेकिन किया होगा, डेफिनेटली मलाल आया होगा उनके दिल में। तो ये बगावत ही मैं समझता हूँ कि मैंने किया। इब्तदाई तालीम मस्जिद से हासिल करने वाला सैयद घराने का एक लड़का कैमरा, लाइट, एक्शन की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया? हार्ड वर्क कह लें, डेडिकेशन कह लें। बेशक मेरी पहली जो इब्तदाई तालीम है वो मस्जिद में टोपी पहन के, और पजामा होता था लाइनिंग वाला, ऐसे मगज़ी वाला कुर्ता माँ पहनाती थी, सर पे मस्जिद की टोपी होती थी। वो मौलवी साहब मुझे आज भी याद हैं, बहुत शफीक और बहुत इज़्ज़त करने वाले, सजदों की इज़्ज़त करने वाले। वो पढ़ाते थे, और फिर हम बच्चों की, जो जितने बच्चे होते थे, उनकी नमाज जो होती थी, उनमें से बच्चा ही इमामत कराता था। तो वो बेसिक वही तालीम ही है जिसने आपके अंदर समझने ठहराव भी पैदा किया, इज़्ज़त करना भी सिखाया। ये वो बुनियादी तालीम वही है। आपकी पंजाबी फिल्मों में जिस तरह देहाती ज़िंदगी को दिखाया जाता है, उसे देखकर ऐसे लगता है कि आप अपने गुजरे बचपन से अभी भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आज भी वो मेरे जो गांव है, जो उसकी मिट्टी कट्टे हैं, चाहत फील करता हूँ, अपनायत फील करता हूँ। मेरी फिल्मों में कच्चे घर होते हैं, मैं आज तक उस कच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि कच्चे घर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने फार्म हाउस में भी कच्चा घर बना छोड़ा है। मेरी फिल्मों में भी वही होता है। वो बहुत सादा और सच्चा मुझे वो माहौल लगता है। वो एम्बियंस जो उस कच्चे कमरे में बैठ के आपको फील होता है मड हाउस में, वो मुझे ये बड़ी बड़ी कारपेट बिछे हुए, वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। सुना है आर्टिकल्स और कहानियाँ लिख लिख कर आप अपनी पढ़ाई के अखराजात पूरे किया करते थे? जी, 60 रुपये मिलते थे एक आर्टिकल के। उस वक्त तो 60 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते होंगे। बस 68 to 70 की बात है। कोहिस्तान अखबार, नसीम जाही साहब उसके एडिटर थे। फैमिली को कब बताया
कि आप फिल्में बनाना चाहते हैं और फैमिली का रिएक्शन क्या था? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं जब बड़ा हुआ, कोई 18 साल का 19 साल का, तो मेरी वालदा इंतकाल कर चुकी थी। मेरे वालिद पैरालाइज थे और छोटे बहन भाई थे जिनकी मैं देखभाल करता था। तो मैं आई वॉज इंडिपेंडेंट, डिसीजन लेने का मुझे इख्तियार था। तो लेकिन ख़ानदान बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है माशाल्लाह, चचा मामू। तो मुझे किसी ने टोका नहीं, लेकिन सुनता था मैं कि एतराज़ात हुए हैं सबको, देखिए क्या काम इसने शुरू कर दिया है, ये इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसको कोई समझाने वाला नहीं है। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपने 18 फिल्में की, लेकिन मशहूर ज़माना फिल्म डायरेक्टर एस सुलेमान की नज़र आप पर कब पड़ी? उनकी तो नज़र मुझ पे नहीं पड़ी, मेरी नज़र उन पे थी। अच्छा। मैंने सोचा कि मुझे फिल्म लाइन ज्वाइन करनी है, तो मुझे मेरी चाहत थी कि मैं एस सुलेमान साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनको असिस्ट करूँ। उस वक्त उनको असिस्ट कर रहे थे जावेद फाजिल साहब, तो उनसे मेरी जान पहचान थी थोड़ी। तो उनसे मैंने कहा कि जी मैं सुलेमान साहब को असिस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कर रहे हैं तो मुझे इजाज़त ले दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई बात। तो उन्होंने इजाज़त लेके तो 1 साल तो मेरे उस्ताद ने मुझे देखा भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत मेरे साथ बढ़ गई। 5 साल में 18 फिल्में असिस्ट की। शुरुआत मेरी 7वें नंबर से शुरू हुई थी और फिर 1 नंबर तक में गया। 1976 में फिल्म सोसाइटी गर्ल से फिल्मी कहानियों का आगाज़ किया और पहली ही फिल्म से 22-23 साल की उम्र में अवार्ड अपने नाम कर लिया। कभी सोचा था कि इतना कुछ मिलेगा? नहीं, पहली फिल्म में अवार्ड ज़रूर मिला, निगार अवार्ड था शायद, या मुसव्वर अवार्ड था, कोई था। लेकिन यह है कि फिल्म कामयाब हुई, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया उस फिल्म को, और मैं एस्टेब्लिश हो गया एज राइटर। आपने 300 से ज़्यादा फिल्मी कहानियाँ लिखी, 60 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन आपकी अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अभी वो बननी है। अच्छा। पसंदीदा जो है, पसंद तो हैं फिल्में, लेकिन पसंदीदा जो है ना, वो अभी आनी है। अभी आनी है। वो अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं वो बना पाऊँ। आपने सुपर हिट उर्दू फिल्में भी लिखी, लेकिन अपना फोकस फिर पंजाबी सिनेमा की तरफ ही क्यों कर लिया? नहीं, पंजाब से तो मेरी मोहब्बत है, लेकिन ये जो हुआ है पंजाबी फिल्म बनाना, चूड़ियाँ जो है, उसका एक रीज़न बन गया। मैंने हमेशा वो काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में जो ना हो रहा हो। जब मैं एज डायरेक्टर आया फिल्म बनाने के लिए, तो उस वक्त पंजाबी फिल्म का बहुत दौर था। सुल्तान रही साहब का और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का पंजाबी सिनेमा जो है वो बड़े अरूज पे था। तो मैंने कहा मुझे तो उर्दू बनाना। उर्दू फिल्में कम बन रही थी, बल्कि बन ही नहीं रही। तो मैंने कसम बनाना शुरू की, सरगम, फिर जीवा, घूंघट आई। पैरेलली मैडम शमी मारा जो है वो भी उर्दू फिल्में बनाती, उनकी मुंडा बिगड़ा जाए और इस तरह की फिल्में आई, और एक दौर आ गया उर्दू फिल्म का। और पंजाबी डायरेक्टर्स जितने भी थे वो भी उर्दू फिल्में बनाना शुरू हो गए। सुल्तान रही साहब का मर्डर हो गया और कोई पंजाबी हीरो रहा नहीं। तब मैंने सोचा मुझे पंजाबी फिल्म बनानी चाहिए। तब मैंने फिर चूड़ियाँ बनाई। पंजाबी फिल्में मेरी उर्दू फिल्मों की निस्बत बहुत कम है। मेरे 8-10 होंगी पंजाबी फिल्में, और जबकि 40-45 के करीब मेरी उर्दू फिल्में। आजकल सिनेमा की रिवाइवल हो रही है, लेकिन आपने अभी भी पंजाबी फिल्म ही बनाई है। उर्दू और पंजाबी के ऑडियंस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त ज़रूरत थी पंजाबी सिनेमा की। पंजाबी फिल्म बिल्कुल नहीं बन रही थी, वही मोमेंट था। और पंजाब में जबकि ज़्यादा सिनेमाज हैं पंजाब में और देखने वाले भी ज़्यादा हैं, तो मैंने यही चाहा कि मैं पंजाबी फिल्म बनाऊँ। लैंग्वेज जो है ना, वो एक्सप्रेशन है। लैंग्वेज जो है वो मुकाम है जहाँ आप फिल्म बना रहे हैं। अब सपोज़ मैं मिट्टी कटे, जैसे देखिए मैं मिट्टी कटाई मैं पंजाबी में आ जाता हूँ उर्दू बोलते बोलते, और वरना मैं बोलता हूँ उर्दू बोल रहा हूँ। तो जब मैं मिट्टी कटो में फिल्म बनाऊँगा तो वो फिर पंजाबी में ही बनेगी। जब मैं पंजाब के फूलों की, सरसों के फूलों की बात करूँगा, जब मैं पंजाब के खेतों की बात करूँगा, मैं जब पंजाब के मैं ट्यूबवेल और पानी और खाले इनकी बात करूँगा, तो वो पंजाबी में ही अच्छा लगेगा। तो लिहाजा पंजाब हमारा बड़ा सूबा है और इसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ये अपनायत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जितने बड़े वली गुज़रे हैं सब ने पंजाबी में शायरी की है।
और इसका मतलब है कि पंजाबी में एक्सप्रेशन है, पंजाबी में वुसअत है बहुत। लाहौर के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इतराज़ है कि अब ड्रामा और टीवीसी मेकर्स के हाथों में फिल्म चली गई है। आप फिल्म का फ्यूचर क्या देखते हैं? फिल्म का फ्यूचर अभी कुछ इतना अच्छा न दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ अभी इन दिनों में बहुत डिस्कशंस हुई हैं। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा आई हैं, उन्होंने फिर रिवाइव करना चाहा फिल्म पॉलिसी को, हमने उसमें हिस्सा लिया है। मैंने उनसे ये कहा है कि फ़िल्म के रिवाइवल के लिए एक इदारा होना बहुत ज़रूरी है, जैसे नेफडेक था। नेफडेक हो जो ब्रिज का काम करे बिटवीन गवर्नमेंट एंड फिल्म इंडस्ट्री, बिटवीन फॉरेन कंट्रीज़ जहाँ फेस्टिवल्स होते हैं वो उनके ताउन से यहाँ भी फेस्टिवल्स कराए जाएँ या कुछ एक माहौल बनाया जाए फिल्म का, तो वो उनको बहुत पसंद आया। फिर मैंने ये कहा कि ये मल्टीप्लेक्सेस जो हैं इन्होंने हमारी उस ऑडियंस को बहुत दूर फेंक दिया है जो 800 रुपये टिकट नहीं खर्च कर सकती, जो वहाँ नहीं जा सकती। तो उनके लिए एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा मैक्सिमम 200 रुपये टिकट वाला वो तो मैंने कहा कौन कहता है पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। मैंने कहा 35 रुपये की टिकट के साथ 40 करोड़ का बिजनेस है चूड़ियाँ। फिल्म होनी चाहिए और सस्ती तफरी होनी चाहिए, लोग आएँ बार बार देखें। तो अगर वो दूसरे दिन देखना चाहता है और 800 रुपये की टिकट है, 4 आदमी उसके साथ हैं, 4-5 हज़ार रुपया वो कहाँ से लाएगा? ये सस्ता करना पड़ेगा और सिंगल स्क्रीन को रिवाइव करना पड़ेगा। पहले फिल्म और टीवी में नए चेहरे मुतारफ़ करवाए जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से लोग मशहूर होकर शोबिज़ में आ जाते हैं ऐसे ही लेकिन उनमें वो स्टार क्वालिटी नज़र नहीं आती है। स्टार क्वालिटी तो क्रिएट होती है ना जी, डेवलप होती है। सॉरी, कुछ डेवलप होगी जब वो काम करेंगे, जब उनकी परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी। अभी मैंने जन्नत मिर्ज़ा को लिया है। जन्नत मिर्ज़ा बहुत प्यारी बच्ची है। उनके वालिद के साथ मेरे बड़े मुरासिम थे। मेरे कहने के ऊपर मैंने कहा ये मेरी बेटियों की तरह है, आप उसको करने दें। तो उसने किया। वो टिकटॉक बनाती थी, वो एक लड़की और एक लड़का इंट्रोड्यूस कराया तेरे बाजोदी राखी में, तो लोगों ने पसंद किया। अभी मैं ललकारा सिंह इन लाहौर बना रहा हूँ एक फिल्म, तो उसमें भी नए लड़का इंट्रोड्यूस हो रहा है और एक लेगेसी के साथ वो लड़का आ रहा है। और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं जो हमारी जो लेगेसी है उसको हम प्रमोट करें, उसको हम आगे लेके जाएं। और कोई काम आता भी नहीं वरना आपको कह के रेस्टोरेंट बना लेते सर आप बनाने वाले बने चले। अब तो पाकिस्तान में भी फिल्म मेकिंग बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या आप उसके मेयार से मुतमिन हैं? देखिए, ये शुरुआत ही मैंने कराई है। ये आज से 13-14 साल पहले की बात है। मुझे डॉक्टर मुगीस ने बुलाया पंजाब यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन के हवाले से लेक्चर के लिए। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने डॉक्टर मुगीस साहब से कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े विजनरी आदमी थे। मैंने कहा इसको फिल्म को शामिल करें, इसमें हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही। जब तक ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके बच्चा नहीं आएगा, इज़्ज़त बाइज़्ज़त नहीं कहलाएगा। हमें वो अनपढ़ कहते हैं, हमें वो ये कल्चर में हमें वो जगह नहीं मिलती। तो जब डिग्री वाला आएगा मेकर तो वो उसकी इज़्ज़त होगी। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने कोशिश की और वहाँ से फिल्म इंक्लूड हुई मैस कम्युनिकेशन के साथ। फिर आगे चल के BNU, फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बड़ा काम किया, फिर NCA आगे, फिर ये तमाम जगहों पे अब फिल्म पढ़ाई जा रही है। लेकिन फिल्म जब पढ़ाई जा रही है, पढ़ा वो रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई फिल्म ही नहीं बनाई, वो क्या पढ़ाएंगे? ये फिल्म मेकिंग जो है ये प्योर एक टेक्निकल काम है और ये टेक्निकल काम जो है ऑन हैंड ट्रेनिंग के साथ। जब तक आप कैमरा रख के, लाइट्स रख के, शूट करके उनको नहीं बताएंगे, उनको नहीं आएगा। तो यही हुआ कि जब ये कुछ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे जब बच्चे जब ग्रेजुएट हुए तो मैंने उनको अपनी इस एकेडमी में, मैंने एकेडमी बड़े शौक़ से बनाई। तो मैं ला के उनको कहा कि भी ये कैमरा है भाई, एक लेंस के साथ फिल्म क्यों नहीं बनती बताओ मुझे। ये 8-10 लेंसेज क्यों बने? हर लेंस का अपना इफ़ेक्ट है, अपना एक तासुर है, अपना एक स्क्रीन के ऊपर मूड है। तब उनकी जाके समझ में आया। तो 4 दिन की जो उन्होंने मेरे साथ वर्कशॉप की यहाँ पे, उन्होंने कहा जी 4 साल में हमें समझ नहीं आई जो 4 दिन में आई। तो लिहाजा ये एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। वो सीनियर फिल्म मेकर्स जिनके पास बेशक डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, उनको बुलाना चाहिए।
वहाँ भी अभी जिंदा हैं कुछ लोग, उनको बुला के करें। तो लेकिन वो हुआ उसका यही, आप जितने लोगों ने बेखत 4-5 बैच तो निकल चुके हैं, जितने लोगों ने ली है डिग्री उन्होंने जाके टीवी पे नौकरी कर ली है, फिल्म मेकर कोई भी नहीं बना। फिल्म स्टूडियोज और सिनेमाओं की रौनकें कैसे बहाल हो सकती हैं? देखिए, वक्त बदलता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। पहले जो रौनकें हुआ करती थी प्री पार्टीशन के बाद, वो लक्ष्मी चौक था, वहाँ हैदर पान वाला था, एक्टर्स वहाँ आके खड़े होते थे, वहाँ बैठते थे लक्ष्मी चौक में। उसके बाद ये रौनकें आ गई स्टूडियोज़ में। जब एवेन्यू स्टूडियो खूबसूरत बना तो शाम को सब लोग वहाँ आ जाते थे, वहाँ शूटिंग्स भी होती थी। अब स्टूडियोज़ की आज ऐसा उतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी पहले थी। घर छोटे थे तो बड़ा घर दिखाना होता था तो वो फ्लोर पे सेट लगाना पड़ता था, इसलिए बड़े बड़े फ्लोर्स स्टूडियोज़ की ज़रूरत होती थी। अब घर बड़े हो गए, डेकोरेटेड मिल जाता है आपको सेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए उसकी अहमियत स्टूडियो की कम होगी। ज़रूरत स्टूडियोज़ की ये है कि आप साउंड स्टूडियो डेवलप करें, उसकी ज़रूरत है। 5.1 और ये वो सब साउंड क्रिएट करने की ज़रूरत है जो यहाँ नहीं है। कलर करेक्शन के हवाले से जो है वो स्टूडियोज़ की ज़रूरत है। फिर कंप्यूटराइज्ड जो फिल्में बनती हैं, जो सीजी वर्क है, जो एनिमेटेड है फिल्म्स हैं, उनके लिए ज़रूरत है बनाने की, वो बनना चाहिए। लेकिन ऐसा वो एरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब वो लौट के नहीं आ सकता कि शाम को कोई काम नहीं है तो आप स्टूडियो आ गए और गमी है, कोई किसी डायरेक्टर के पास जा रहा है, कोई किसी डायरेक्टर के पास जा रहा है। ऐसा वो माहौल अब बदल गया है, वक्त के साथ साथ बदलता है, और जो अब वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, वो जो नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तानी सिनेमा में अच्छी खासी फिल्में बन रही थी, आपकी फिल्में तो फैमिलीज भी देखने के लिए सिनेमा जाया करती थी, फिर आखिर ये रौनकें गायब क्यों हो गई? एक तो मैं बताऊं आपको, हमने बड़ा फाइट किया है। पहले VCR आया, ये आया, वो आया, तो हमने उसको फाइट बैक किया। फिर अभी जो है मसला ये हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सेस बने हैं, तो उसमें उतने लोग ही जा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं या टाइम है। तो क्या हुआ कि ये जो मोबाइल है, इस पे वो 100 रुपये का वो क्या बैलेंस करवाते हैं, पैकेज करवाते हैं, और वो पैकेज के बाद वो दुनिया जहान की यूट्यूब के ऊपर फिल्म्स देखते हैं। अब उस मोबाइल को बीट करने के लिए आपको ऐसे इफ़ेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे फिल्म में, साउंड ऐसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो मोबाइल पे नहीं नज़र आती, उसके लिए वो सिनेमा जाएगा। सैयद नूर ने पैरागॉन एकेडमी में कायम फिल्म एडिटिंग रूम दिखाया। मैं इस बच्चे का आपको तारुफ कराऊं, ये शाजिल है, बेटा है मेरा, एक ही बेटा है माशाल्लाह। ये बाप के फुटस्टेप पे चल रहा है माँ, और अभी आपने देखा ये एडिट कर रहा था बैठा हुआ, और डायरेक्शन में भी ये बड़ा इंटरेस्ट लेता है बहुत ज़्यादा, और मेरी रहनुमाई भी करता है, सच्ची बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर्सनैलिटी तो इसकी हीरो वाली है और आप इसको डायरेक्शन पे लगा रहे हैं। इसके बाप की पर्सनैलिटी हीरो वाली नहीं थी? बेशक थी, उसने किया। आप तो हीरो बनाने वाले हैं ना। ये भी बनाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये खुद भी हीरो है। हाँ, खुद भी हीरो है। अपने काम में जब परफेक्ट होगा तो हीरो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शाजिल क्या करते हैं आप? मैं शादी को एडिटिंग भी करके देता हूँ, और इनका असिस्टेंट भी कर रहा हूँ मैं। आई एम एन असिस्टेंट डायरेक्टर सिंस द पास्ट 4 years माशाल्लाह से। तो ही ऑलवेज सेड कि इन्होंने शुरू से मुझे ये कहा था कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तुम ज़ीरो से शुरू होगे तो तुम जब आगे पहुँचोगे तो यू विल बी केपेबल ऑफ समथिंग। तो बस अभी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन अनदर कपल ऑफ इयर्स आई विल बी डायरेक्टिंग माय ओन फिल्म इंशाल्लाह। ये क्या प्रोजेक्ट आप एडिट कर रहे हैं? ये एक फिल्म है, प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, कॉल्ड मेरी जन्नत। इट्स एन आर्ट फिल्म। नहीं, मेहनती हैं, और मेहनत जो है निखार देती है आपके काम को, और आपको भी यही फॉलो करना होगा। आप शाजी को
वर्क प्लेस पर ही शाजी कहते हैं या घर पर भी शाजी कहते हैं? ये इसकी काफ़ी डिफरेंट स्टोरी हुई है कि जब मैंने काम करना शुरू किया था इनके साथ, शाजी के साथ, तो सेट के ऊपर पहला दिन था मेरा, तो मैंने पापा बोल दिया था। एंड आई रिमेंबर दैट डे कि मैंने पापा बोल दिया कि यार पापा ऐसे कर लेते हैं इसको, तो ही स्लैप्ड मी। He was like, I'm not your papa on this set. You may call me sir, you may call me Shaji like everyone else does. तो फिर वहाँ से फिर वो घर पे भी आदत बन गई, शाजी बोलता हूँ मैं। पैरागॉन एकेडमी में कायम जदीद साउंड स्टूडियो में भी सैयद नूर और उनके बेटे शाजिल से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। ये है एनालॉग मिक्सर, ठीक है। पहले इस पे काम होता था, इस पे 24 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड होती थी एट द सेम टाइम। अब इस पे आ गए हम, आप इधर बैठे हैं, आपको वाह। पहले इस पे काम होता था 24 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स इस पे, अब इस छोटे से कीबोर्ड पे काम होता है। वाह। तो ये हमारा म्यूजिक स्टूडियो, यहाँ पे हम सारी फिल्म्स का सारे बैकग्राउंड म्यूजिक सारे यहाँ पे देखते हैं। तो पहले जब इस पे काम होता था तब तो इकट्ठी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होती थी, सारा कुछ होता था। अब इस पे आ गया, VSTs यूज़ होती हैं, लूप्स यूज़ होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें लाइव इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जो हमें अच्छा ऑडियो चाहिए होता है, वरना ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही काम होता है। और आपको कितनी महारत हो गई है इनमें? मैं सर सीख रहा हूँ अभी। मैं साथ बैठा रहता हूँ और सीखता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। वन कैन नॉट स्टॉप लर्निंग एवर एक्चुअली। आपके तो जीन्स में शामिल है, आपके तो खून में शामिल है ये चीज़। बस ऐसे ही है, लेकिन वो उसको खून में जो भी है उसको किक स्टार्ट करने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा। लोग तो यूनिवर्सिटियों में दाखिल होते हैं इल्म हासिल करने के लिए, आप तो यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हो। ऐसी यू आर सेल्फ स्टार्ट। नहीं, मैं बचपन से ही इसी तरह हमारे घर के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर्स आते थे, गाने की शेप बनती थी, उसका म्यूजिक तैयार होता था और लिरिक्स तैयार होते थे, वो सारा कुछ मेरे सामने हुआ। तो ये ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की, जो उन्होंने आपके अंदर वो सलाहियत रखी है, तो थैंक गॉड कि इसके अंदर है। रुखसाना नूर साहबा की वफ़ात के बाद आपको माँ का रोल भी निभाना पड़ा, बाप का रोल भी निभाना पड़ा, तो शाजिल के साथ इन दोनों रोल्स को कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखें, अगर मैं सच बोलूँ तो यही है कि माँ के रोल की बजाय मुझे बेटे का रोल निभाना पड़ा और माँ ये बन गई। और वो यूँ माँ बन गई कि इसकी तरफ जो शेक हैंड किया वो सायमा ने किया। सायमा ने बहुत ज़्यादा फील किया कि ये छोटे बच्चे और माँ से महरूम हो गए हैं, तो वो बड़ी तेज़ी से कन्वर्ट हुई इसकी तरफ। मेरा ख्याल है कि अगर वो इसको गले ना लगाती तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता। शाजिल, ये बताएं कि बाबा इतने मसरूफ़ होते हैं, इनसे टाइम लेना आसान होता है या मुश्किल? मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है, क्योंकि पापा की मसरूफ़ी, एक टाइम तो मैंने रियलाइज़ कर लिया था ये कि मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिलता, तो मैं फिर इनके साथ ही रहता हूँ। जहाँ जाते हैं इनके साथ जाता हूँ, सीखता भी हूँ, साथ साथ इनके साथ भी रहता हूँ, इनका काम भी हैंडल करता हूँ। शाह जी, आपने फिल्म में बहुत से नए चेहरे मुतारिफ कराए, तो क्या इतने खूबसूरत नौजवान को भी एज ए हीरो मुतारिफ करवाएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि एक हीरो को मुतारिफ कराने की बजाय मुझे ऐसा शख्स मुतारिफ कराना चाहिए जो बहुत सारे हीरोज़ को मुतारिफ कराए। किंग मेकर बने, डायरेक्टर बने। जैसे मुझे शौक़ नहीं था एक्टिंग का, सच्ची बात है, वैसे इसको भी नहीं है। तो अगर इसको शौक़ होता तो बहुत मुमकिन है जहाँ इतने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया इसको भी कराता, लेकिन इसके अंदर तख्लीकी अमल तो मुझे नज़र आता है, लेकिन सेल्फ नेगेशन वाला मसला वो नहीं नज़र आता। ये शाजिल ही रहता है, शाजिल से निकलता नहीं बाहर। तो जो शाजिल माइनस करेगा जब अपने आप को, तो वो एक्टर बनेगा। शाजिल, हमने तो सुना है आपको गुनगुनाने का भी शौक़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गुनगुनाने का शौक़ नहीं है। एक टाइम पे गिटार भी जाता था, स्कूल में एज अ हॉबी शुरू हुआ,
तो थोड़ी देर बजाया। बस म्यूज़िक से बचपन से ही काफ़ी लगाव था, क्योंकि बचपन से देखता आ रहा था कि वो म्यूजिशियंस आते थे, वो हारमोनियम्स लाते थे, गिटार्स लाते थे, तबला लाते थे। मैं बड़ा फैसिनेट होता था देख के कि एक तार को हिलाने से किस तरह के डिफरेंट साउंड्स आते हैं। तो बस फिर उसी के साथ मैंने गिटार सीखा। गुनगुनाया तो कभी भी नहीं। झूठ बोला मेरे साथ, झूठ बोला। अभी मेरी जो फिल्म रिलीज हुई है तेरे बाजे दी राखी, उसमें एक इंग्लिश पार्ट है गाने में, वो इसने गाया। तो यार फिर ऐसे तो नहीं ना? नहीं, वो गलती से गाया गया यार। वो आप गलती से दोबारा हमें भी सुनाओ। टफ स्पॉट पे डाला। I've been out on the ocean, sailing the world, traveling nowhere, and you've been running on hard ground. With just you around, your heart beats the only sound. वाह, थैंक यू। बाबा की किस बात से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड? एक बात नहीं है ना, काफी बात। सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किस? बस यही सिखाया है बचपन से अंकल के, मतलब कि अपने आप पे कभी प्राउड नहीं होना। और एक पापा बात करते हैं, टू मच नॉलेज इज ऑल्सो अ कर्स। क्या जब आप कहते हैं ना कि आपको हर चीज़ का नॉलेज है, तो आप फिर वहाँ पे बहुत गलत होते हो, आप लोगों की नज़रों के अंदर गिर जाते हो, क्या है पता नहीं, अपने आप में समझ है। और दूसरा ये कि मुझे बस यही बचपन से था कि डाउन टू अर्थ करना। मेरा कभी बचपन से इन्होंने इस तरह नहीं किया कि मैं बहुत हाई फाई लेवल का रहूँ। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि झुक के रहना, तो यही चीज़ मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है सबसे ज़्यादा, कि मैं अपने आप को नहीं कह रहा, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं किसी चीज़ के बारे में प्राउड ना हूँ। इवन कि मैं इन कॉलेज, मैं अपने यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम तक they didn't know that I was a son of a hero because I didn't want anyone to treat me differently। तो वो तो बहुत देर के बाद जब रिजल्ट का टाइम आया था तो लोगों को पता चला, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था तुमने बताया क्यों नहीं हमें? तो मैं अब आपको क्या बताऊँ, आपको नहीं बताया। तो मेरा बचपन से यही था that I am a very shy and a very mellow person। तो ये मैंने डैड से सीखा, पापा से। बाबा किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? ज्यादा सोने पे। उसके अलावा किसी और बात पे शिकायत नहीं है, बस यही है कि तुम बहुत वक्त के मामले में बहुत लापरवाह हो। शाजिल आपका अकलौता बेटा है, इसके लिए आपने ख्वाब तो बहुत देखे होंगे। अकलौता बेटा है लेकिन 10 के बराबर है। ये मैं बता दूँ, इतनी इसमें डायमेंशंस हैं इसकी शख्सियत में, और ये मुझे बहुत हर कॉर्नर पे नज़र आता है जहाँ। और ख्वाब जो देखे हैं वो यही देखे हैं कि जो मोहब्बत मेरे दिल में बसी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिस मोहब्बत को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी लेगेसी उसको कैरी करे। सैयद नूर अपनी अहलिया साइमा नूर और बेटे शाजिल के साथ लंच के लिए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट सारपिनोज गए। आपने रीमा, मीरा, रेशम और सना जैसी एक से एक बढ़कर एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन जब से आपकी फिल्मों की मुस्तकिल हीरोइन साइमा जी बन गई, उसके बाद से बाकी सब हीरोइंस को आपने नाराज़ कर दिया। वो नाराज़ हुई, मैंने तो नहीं किया। मेरे जो रोल्स हैं फिल्म में जो साइमा ने किए हैं, मुझे कोई बताए कि उन रोल्स को कोई और कर सकता था? नहीं कर सकता था। और मैंने कभी भी ये नहीं किया कि हम फैमिली हैं और इसलिए मैंने उनको, वो हमें ऑब्लाइज करती हैं आके फिल्म में जो काम करती हैं जिस तरह, तो ये फजूल एक्ट्रेसेस की ये मुझ पे बहुत आन है। कुछ एक्ट्रेसेस को तो ये भी शिकवा है कि आपने एक एक्ट्रेस के लिए पूरी इंडस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ अगर किया होता तो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती, सारी की सारी कामयाब हो गई, हिट हो गई। डायरेक्शन का आगाज़ किया तो 90 की दिहाई में आपकी अहलिया रुखसाना नूर ने आपका भरपूर साथ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में सैयद नूर और रुखसाना नूर की जोड़ी एक ब्रांड की हैसियत इख्तियार कर गई थी। उस दौर को कैसे याद करते हैं? देखिए, रुखसाना
को मैं फिल्म में लाया। वो फिल्मी खातून नहीं थी ना, वो करना, मैंने उसको इंस्पायर किया कि वो गाने लिखे। एक दो शायर मुझे तंग कर रहे थे तो मैंने कहा कि तुम ट्राई करो, उसको थॉट्स दिए, ट्राई किया और उसने बहुत अच्छे लिखे, क्योंकि वो शायरा तो थी बहुत अच्छी। अदरवाइज़ उनका कोई कंट्रीब्यूशन फिल्म में नहीं था, कभी भी नहीं रहा। वो अपने घर तक महदूद थी, अपने बच्चों तक महदूद थी। गाने को हद तक उन्होंने जितने भी गाने लिखे सब के सब हिट हैं गाने। वो एक भी गाना ऐसा नहीं है जो मकबूल नहीं हुआ। कहते हैं मजाजन फिल्म आपकी और रुखसाना नूर की ज़िंदगी की हकीकी कहानी पर मबनी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली जो मजाजन है ये तो बाबे बुल्ले शाह की स्टोरी है। मैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बाबा बुल्ले शाह का मुरीद हूँ, तो उस पीर की कहानी को मैंने लव स्टोरी में कन्वर्ट किया। जैसे कि वो बाबा बुल्ले शाह का रोल शान ने किया, पीर अनायत शाह का रोल मैंने इंस्पायर होके साइमा से कराया। जैसे जाके बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि ये जो मेरा पीर है यही मेरा सारा कुछ है, उसने सारा ख़ानदान छोड़ दिया। इसी तरह मेरे फिल्म का हीरो जो मैरिड है वो जाके एक ऐसी खातून, गाने बजाने वाली खातून की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और यही कहता है कि यही सारा कुछ है, तो उसको वो जस्टिफाई करता है अपने इश्क से। एक सिचुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने रखी जिसमें बाबा बुल्ले शाह को के हवाले से उनके वालिद को किसी ने जाके कहा कि वही पीर अनायत शाह के घर के बाहर वो औरतों के कपड़े पहन के घुंघरू बांध के नाच रहा है। तो वो बड़े गुस्से में उठे गए, इसने पीरों का नाम बदनाम कर दिया इस बुल्ले ने, आज मैं इसको जान से मार दूंगा। और वो आते हैं और जब उसको देखते हैं नाचते हुए बुल्ले शाह को, तो वो कहते हैं ये तो कुछ और ही कैफियत है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये सेम सिचुएशन मैंने रखी। निशान जो है वो उस गाने बजाने वाली के इश्क में, जो वो नाचती गाती है, कहता मैं नाचना चाहता हूँ तुम्हारे इश्क में, तो वैसे घुंघरू बांध के वो नाचता है। वैसे ही उसके बाप को इत्तला मिलती है तो उसको मारने के लिए आता है। जब खिड़की खोल के देखता है तो जिस कैफियत में वो नाच रहा होता है उस खातून के सामने, उस इश्क के सामने, तो वो कहता है कि नहीं ये कुछ और है। तो वो सारी इंस्पिरेशन, कहने का मेरा मतलब ये है कि वो बाबा बुल्ले शाह की लाइफ से और उनके इश्क से मैंने मुतासिर होकर, वो वैसी तो नहीं, मतलब मुतासिर होकर मैंने लिखी। आप तो फिल्म घूंघट से ही साइमा के इश्क में मुब्तला हो गए थे। जी जी। लेकिन साइमा को कब बताया? देखिए, औरत बहुत चालाक होती है। वो मर्द की एक नज़र को पहचान लेती है, ये किस नज़र से मुझे देख रहा है। मुझे यकीन है कि जब मैं इश्क में मुब्तला हुआ तो उसको पता चल गया होगा। मैंने कभी ये सवाल किया नहीं उनसे, लेकिन उनको पता चल गया होगा। लेकिन जब इजहार हुआ तो इजहार इस नहज पे पहुंचा कि अगर इश्क किया है तो फिर इश्क जारी रहना चाहिए, हाथ पकड़ा है तो फिर हाथ छूटना नहीं चाहिए। पहली बीवी को एतमाद में कब लिया? पहली बीवी को एतमाद में बहुत लेट हुआ था। लेकिन ये तो एक हमारे यहाँ एक फ़लसफ़ा है ना जी, दूसरी बीवी का और पहली बीवी का, हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक। वरना इस्लाम की रूह से देखें तो आपको निकाह आपका जायज़ है और आप हक पे होते हैं। और इस तरह रुखसाना ने भी शोर मचाया, ख़ानदान में भी शोर मचा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो एक सच्चा रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है, तो ग्रेजुअली उसको एक्सेप्ट किया। सबसे पहले रुखसाना ने किया। सबसे पहले उसने मुझे कहा कि शाह जी ब्याह कीता जे ना ते हुण साइमा नूं शरी हक दो। फिर ग्रेजुअली बच्चों ने किया। साइमा की साइड में भी बहुत सारे लोग थे जो उससे एक्सेप्ट नहीं करते थे इस रिश्ते को। वो तो कहते थे जी महीना 2 महीने ये टूट जाएगा, तोड़वाने की भी कोशिश की। ये दोनों तरफ से ही था। लेकिन चूंकि आप मजबूत थे, आपका रिश्ता मजबूत था, आप सच्चे दिल से इन्वॉल्व थे, तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका हमारा। सुने चूड़ियाँ फिल्म के बाद आप साइमा से शादी कर चुके थे, लेकिन अनाउंस 2007 में किया। जी। बच्चों की ज़िंदगी पर इस फैसले का क्या असर हुआ? देखिए, बच्चे ही होते हैं और बच्चे चूँकि कुछ शेयर नहीं करते, अपने माँ के बहुत करीब होते हैं। उस वक्त उनका बहुत लाउड रिएक्शन था। लेकिन आज वही बच्चे साइमा को बहुत चाहते हैं और साइमा उनको बहुत चाहती है। और वो इसलिए भी चाहते हैं कि रुखसाना की डेथ के बाद उन्होंने देखा कि साइमा ने उनके बाप को कितना हौसले के साथ उनकी ज़िंदगी को
बिखरने नहीं दिया, उनका कोई ऐसा पहलू ख़राब नहीं होने दिया ज़िंदगी का जो अक्सर हो जाता है। तो इस बात को बड़ा उन्होंने वो इंस्पायर हुए बच्चे और साइमा ने उनको गले लगाया। आज मैं बताऊं आपको, एक टिकटॉक में आपके साथ शेयर करूंगा, वो चला दीजिएगा इस प्रोग्राम में। साइमा का और शाजिल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो उन्होंने किया है। तो लोग पूछते हैं ये साइमा का बेटा है, नहीं ये और, तो ये इतना करीब है कि लोग मानते भी हैं कि ये बेटा है, फिर ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा सा है, साइमा की एज इतनी नहीं है तो ये कैसे है। तो इतना इनमें वो मोहब्बत प्यार आ गया है। साइमा ड्रामों में भी काम कर रही हैं जी। साइमा का इंटरव्यू है मेरा सामने बैठे हैं ना। साइमा ड्रामों में भी काम कर रही हैं, क्या स्क्रिप्ट के इंतखाब से पहले आपसे मशवरा करती हैं? कभी भी नहीं। मैं आपको वैसे साहब मैं बताऊं, मैंने अपनी इस रिलेशन में, इस रिश्ते में आज तक ना फिल्म को ना ड्रामे को उसकी किसी जो बिजनेस प्रोपोजिशंस हैं मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये सारे उनके अपने डिसीजन होते हैं। अच्छी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि यही एक अमल है जिसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें दखल अंदाजी मत करें। शाह जी, जो हमारे कार्टून चलते हैं, पाकिस्तान एक तो कार्टून इंडस्ट्री में बहुत पीछे है और हमारे बच्चे जो गैर मुल्की कंटेंट देखते हैं और वो हमारे बच्चों की जिस तरह तरबियत कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बट सर ये इंतहाई ख़तरनाक मूव है उन ममालिक की जो अपना कल्चर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान। मैं इशारा मेरा इंडिया की तरफ है। वो अपने जो उनके भगवान हैं, हनुमान या कोई और जो भी हैं, वो हमारे रिलीजन में उन्होंने उनको इंजेक्ट कर दिया है। बच्चे भूल गए हैं कि वो मुसलमान हैं और वो कोई हनुमान बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो वो उनके अपने ममालिक के हिसाब से सही है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए उसको यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने चैनल्स में दिखा रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं उस कौम के लिए के साथ जो कौम बनने जा रही है। हम तो नहीं कौम बन सके, लेकिन ये बच्चे तो कौम, इनको तो हम बनाएंगे। तो अगर हम इसी किस्म की हरकत करते रहे, इसी किस्म के कार्टून और फिल्में दिखाते रहे, तो वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान में कौम नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में कभी भी कौम नहीं होगी। तो पाकिस्तान में इस पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई अभी तक? एक्चुअली ये जितने भी चैनल वाले हैं, इनको फ्री में कंटेंट मिल जाता है, फ्री में इनको कम पैसों में मिल जाती हैं ये प्रोग्राम्स, और वो अपने चैनल पे चला के पैसे बना लेते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है कि ये हम जुर्म कर रहे हैं। और फिर पैमरा भी नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है कि कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं पैमरा ने, तो ये पैमरा को देखना चाहिए कि क्या फॉरेन कंटेंट पे इसलिए पैमरा ने पाबंदी लगाई थी कि उसमें बहुत ही नेगेटिविटी फैल रही थी हमारे सोसाइटी, जो अब कदरे मेरा ख्याल है कि हम महफूज हो गए। दिन भर की मसरूफियात निपटाकर घर वापस आए और हल्की फुल्की गपशप जारी रही। लेकिन सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए जी। पहली शादी भी पसंद से की और दूसरी शादी तो इश्क में डूब कर की, रोमांटिक तो है ही, क्या दिल फेंक भी है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है रोमांटिक होने में और दिल फेंक होने में। दिल फेंकेंगे तो रोमांस होगा। वाह 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 वाह। आपने टॉप हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन आखिर साइमा में ऐसी क्या खास बात थी कि आपने ज़माने भर से बगावत कर दी? वो टॉप हीरोइन भी है और टॉप ह्यूमन बीइंग भी है। क्या साइमा के बाद अब हुस्न ज़ान मुतवज्जो नहीं करता? नहीं। सुना है आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। जी। साइमा कभी कभार फरमाइश करती? उसी की फरमाइश पे बनाता हूँ। अनाज का
तो वो डाइट पे हैं, तो मेरी जान छूटी हुई है। मुझे शौक़ है खाने बनाने का, क्योंकि खाना बनाना भी एक क्रिएशन है। कितनी उसमें नमक डालना है, कितनी स्पाइस जो है वो डालनी है, कितना घी डालना है, कितनी देर उसको भूनना है, कितनी देर, तो ये, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं खाना बनाते हुए, और कभी कभी तो ये हुआ है कि उन थॉट्स में आके हांडी खराब हो गई। खाना ज़्यादा अच्छा बनाते हैं या बेवकूफ़? नहीं, खाना ज़्यादा, बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं आता, मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ। आपकी पसंदीदा डिशेस कौन सी? दाल चावल। आप खुद को वेजिटेरियन कहते हैं, जबकि आप तो पक्के लाहौरी हैं। जी, लाहौरी वेजिटेरियन नहीं हो सकते। पाए, नियारी, पाए खाता हूँ मैं, लेकिन उनका सिर्फ शोरबा। अच्छा। नान के साथ। आप बैरून मुल्क भी फिल्मों की शूटिंग के लिए जाते हैं, सबसे पसंदीदा जगह कौन सी? यूके। छोटी उम्र से ही लिखने पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, किस किस्म का लिटरेचर पसंद करते हैं? देखें, तारीख़ पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा, तारीख़ में, लेकिन फ़िक्शन में रोमांस जबिल्लतन मैं उसको देखता हूँ। आपने बचपन में तारीखी कहानियाँ पढ़ी, लेकिन फिल्में आप रोमांटिक बनाते हैं। बचपन में तारीखी कहानियाँ मैंने यूँ पढ़ी कि वो हमारे एक कल्चर होता था लाहौर में, माएँ जो थी बच्चों को रात को कहानियाँ सुनाती थी और बच्चा सोता था। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मुझे गोद में लेके, तो नसीम हिजाज़ी साहब के जो नावल थे, और तलवार टूट गई, मोहम्मद बिन कासिम, शाहीन, यूसुफ बिन ताशफीन, ये सब मुझे वो पढ़ती थी और मैं सुनते सुनते सोता। और फिर जब मैं जर्नलिज्म में गया तो आगे जो मेरे बॉस थे वो वही नसीम हिजाज़ी थे। तो एक दिन मैं जब गया आर्टिकल लेके, तो मुझे किसी ने कहा कि जी वो नसीम हिजाज़ी साहब आपको मिलना चाह रहे हैं। तो मैं दूर दूर से देखता था उनको, बड़ी उनकी प्रेशर था, दहशत थी बहुत, वो यानी मैं अदब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आँख नहीं उठती थी, बात नहीं निकलती थी मुँह से। मैं क्या पता नहीं क्या गलती होगी, मैं जाते जाते गया, मैं कहीं मंदिर आ सकता हूँ, आइए। लिख रहे थे कुछ, जी फरमाइए। मैंने कहा जी मैं गुलाम मुहीउद्दीन नूर। ऐसे सर उठाया, हाँ हाँ अच्छा बैठो बैठो। तो मैं बैठा रहा, वो लिखते रहे, मैं उनको देखता रहा। और कुछ देर के बाद उन्होंने वो क्लोज़ की स्लिप, कहने लगे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है, तुम्हारी राइटिंग में अच्छी फ़्लो है और तुम इसको कंटिन्यू रखना। तो मैं ये सोच रहा था कि ये आज जो शख्स मुझे ये बात कह रहा है, उसको सुन सुन के तो मैं पढ़ा हूँ, उसके लफ्ज़ों की बाज़गश्त मेरे कानों में इधर से इधर, इधर से दिल में, दिल से इधर घूमती रही। तो कोई ऐसी कहानी जो अब तक कह नहीं सके? कहानियाँ होती हैं, कहने के लिए होती हैं। मेरे पास ऐसी अभी तो कोई कहानी नहीं है जिसको मैं कह ना पाया हूँ। तो क्रिएशन जारी है, शायद कभी ज़िंदगी किसी मोड़ पे ऐसा हो जाए कि मुझे अपनी क्रिएट की हुई कहानी छुपानी पड़े। सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ैन हैं जी, उन्हें रेट करें आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। 5। इन एक्ट्रेसेस को एक एक मशवरा देना है आपने। पहले ही मेरे मशवरों से बड़े तंग है। साइमा, इंटरव्यू देना चाहिए उसे मीडिया में, ख़ास तौर पर हमें। हाँ, तो सबसे पहले आपको जी। रीमा, सेल्फ प्रेजिंग छोड़ दे। जन्नत मिर्ज़ा, उसको टिकटॉक छोड़ के बड़ा काम करना चाहिए। सबा कमर, सबा कमर को मैक्सिमम फिल्म्स करनी चाहिए जितनी बड़ी वो स्टार है। महविश हयात, महविश हयात को भी मैं यही कहूँगा कि उन फिल्म मेकर्स के साथ भी काम करें जो सिर्फ उनको देख सकते हैं, उनको अपनी फिल्म के लिए बुक नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एसोसिएशन लेवल पे मुझसे डिस्कशन हुई है। सब कुछ अपनी ज़ात के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ अपने मुल्क की इंडस्ट्री के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। और वो सपोर्ट यही है कि आप अपने मुआवजे में कमी कर लें, और जब स्ट्रॉन्ग हो जाए इंडस्ट्री तो मुआवजा बढ़ा दें। सिजल अली हमारे बच्चों की तरह है, मशवरा यही है कि वो अपनी ध्यान रखे, जितना अच्छा उसका टैलेंट है उसको ज़ाया मत होने दें, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के रिश्ते नातों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे। शहरोज सब्जवारी, नो कमेंट। वन वर्ड फॉर शान, सुपरस्टार। मोहम्मद राना,
सुपरस्टार। फवाद खान, यस, सुपरस्टार अगेन। माहिरा खान, टैलेंटेड आर्टिस्ट, वर्सटाइल एक्टर्स। आयशा उमर, गुड आर्टिस्ट। अगर आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो इनमें से किस एक्टर को अपने लीडिंग रोल में देखना पसंद करेंगे? मोहम्मद राना, फवाद खान, नुमान एजाज, हुमायूं सईद, फाद मुस्तफ़ा, शान? किसी को भी नहीं, नया एक्टर होना चाहिए। फिल्म आपकी बने तो साइमा के रोल में किस एक्ट्रेस को देखना पसंद करेंगे? नई एक्टर। देखिए, जो इस किस्म के रोल्स होते हैं, अगर आप उनमें किसी ऐसे एक्टर को ले लें जिसका ऑलरेडी कोई इमेज हो, तो वो फिर वो बन नहीं सकता है। तो ऐसे रोल्स के लिए आपको यकीनन मेकर्स को नया एक्टर ट्राई करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। बट साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपका क्रू, आपका प्रोड्यूसर आसिम, आप, तो जी चाहता है कि एक प्रोग्राम और कर लें। सर बहुत मोहब्बत आपकी, एजाज़ की बात है हमारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।